हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। दुनिया में अगर सेक्स टूरिज्म की बात किया जाए तो ये जो इंडस्ट्री है वो काफी क्या है, ल्यूक्रेटिव है। मतलब दुनिया में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो प्रैक्टिस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करके रखे। और अगर केवल एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे बड़ा नाम आता है थाईलैंड, फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम। तो ये जितने सारे एशिया के कंट्रीज हैं, यहाँ पे सेक्स टूरिज्म को गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जाता है। और यही रीजन है कि अगर आप इस कंट्रीज को विजिट करोगे तो यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन है ये डोमेस्टिक लेवल पे आपको बहुत ही ज्यादा प्रिवेलेंट मिलेगा। बट अगर एक दूसरा साइड देखें जो प्रैक्टिस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन है तो इसमें आप पाओगे कि बहुत सारे ऐसे भी वुमेन्स है, बहुत सारे ऐसे भी मेल हैं जो मजबूरी में, जो पॉवर्टी के कारण ऐसे रास्ते चूज कर लेते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि वो एक साइकिल में फंस जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जापान। जापान में अगर देखो तो जो भी प्रोस्टिट्यूशन है उसको बैन करके रखा है। मतलब वहां पे प्रैक्टिस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन क्या है, इलीगल है। लेकिन आज के दिन में अगर देखो तो जापान जो है वो गरीब हो रहा है। और गरीबी के कारण वहां की जो भी वुमेन्स है, जो भी मेल है, वो क्या कर रहे हैं, दे आर सेलिंग देयर बॉडी फॉर मनी। और ये बहुत ही ज्यादा दुखी बात है जापान के लिए, क्योंकि हम लोग जब भी जापान का नाम सुनते थे तो हमारे मन में क्या आता था कि एडवांस टेक्नोलॉजी, पर कैपिटा इनकम इज हायर। बट आज के दिन में वो जापान ये नहीं रहा जो दुनिया में कभी सेकंड नंबर पे हुआ करता था जीडीपी के टर्म्स में। और आप यहाँ पे आर्टिकल भी पढ़ सकते हो कि टोक्यो हैज बिकम सेक्स टूरिज्म हब अमिड राइजिंग पॉवर्टी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आप पैसे के बदले में क्या करते हो, अपना बॉडी बेचते हो सेक्स के लिए। ओके, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोस्टिट्यूशन। वो चाहे मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी होता है, कोई भी ह्यूमन होना चाहिए। ठीक है, इंडिया में अगर बात किया जाए तो प्रोस्टिट्यूशन क्या है, लीगल है। बट यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस भी है। अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे तो आप यहाँ पे पाओगे कि द सिटी हैज सीन राइज इन टीनेजर्स एंड वुमेन इन देयर अर्ली 20s। और अगर आप यहाँ पे रिपोर्ट पढ़ोगे तो आप पाओगे कि जो भी यहाँ पे वुमेन्स है, जो भी यहाँ पे टीनेजर्स है, वो जस्ट 20 ईयर ओल्ड होते हैं और फिर भी वो क्या करते हैं, सेक्स इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करते हैं। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। पहला बात तो जो भी जेनजी है उनको खर्च करना बहुत पसंद है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनको स्किल सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, पढ़ने में ज्यादा ध्यान लगता नहीं। इसके वजह से क्या हो रहा है कि उनके स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बट दे डोंट हैव सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जिसके कारण ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ऐसे रास्ते अपना रहे हैं जो कि इनके लिए ठीक नहीं है। दुनिया में कोई भी हो, जब भी आप प्रोस्टिट्यूट बन जाते हो तो इसमें बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती है। सबसे पहला तो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो भी डिजीज है उसका खतरा बढ़ जाता है। सेकेंड नंबर पर अगर बात करें तो जो भी फिजिकल वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन, खास करके जो वुमेन्स होती हैं वो वल्नरेबल होती हैं। एंड थर्ड पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। और ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है इसके वजह से पूरा जो जिंदगी है वो बर्बाद हो जाता है। तो ये सारे इम्पैक्ट है जो बहुत ही ज्यादा क्या है, हानिकारक है। इसके बावजूद भी ये जो सेक्स इंडस्ट्री है वो काफी तेजी से बूम कर रही है। तो आप सबके मन में सवाल होगा कि फिर इसको गवर्नमेंट्स बैन क्यों नहीं कर देती है। तो देखो, दुनिया में जितनी सारी गवर्नमेंट है उन्हें चाहिए पैसा, दे नीड मनी। एंड कहीं से भी उनको क्या होना चाहिए, टैक्स आने चाहिए। तो दे जस्ट डोंट केयर, वो लोग इतना ज्यादा केयर करते नहीं। और इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि वहाँ का जो सोसाइटी है वो कितना ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, वहाँ के लोग कितना एजुकेटेड है, इन सब चीजों को कितना जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस देयर डिसीजंस। अब हम लोग बात करेंगे कि जापान पुअर क्यों बने जा रहा है। यहाँ पे ऐसा क्या हो गया अचानक से कि एक डेवलप्ड कंट्री जो है धीरे धीरे पॉवर्टी की तरफ जाया जा रहा है। तो इसके पीछे अगर रीजन देखा जाए तो बहुत ज्यादा रीजन है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कोविड-19 के कारण जापान जो है पूरी तरीके से क्या नहीं हुआ, रिकवर नहीं हो पाया था इकोनॉमिकली देखा जाए तो। और इसमें क्या हुआ कि दो वॉर हो गए वर्ल्ड में। जैसे कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस वॉर का हुआ है वर्ल्ड में, वो है रसिया यूक्रेन का वॉर। 1000 डे से वॉर चल रहा है और इस वॉर की वजह से सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ है। सप्लाई चेन कहने का मतलब यह है कि वहां से जो भी फूड बाहर निकल के जाता था इंटरनेशनल मार्केट में, रसिया से, यूक्रेन से, जो भी वहां से फर्टिलाइजर्स जाते थे, जो भी वहां से एनर्जी सप्लाई होता था, वो सारे क्या हो गए, बंद हो गए। और इसके वजह से क्या हुआ कि वर्ल्ड लेवल पर अगर देखो तो जो भी डिमांड है वो तो कंटिन्यूअस है, डिमांड तो रुकने वाला है नहीं। बट सप्लाई की तरफ से क्या हुआ है, बंद हो गया। जो भी सामान आते थे वो बंद हो चुके हैं। तो जो भी इंटरनेशनल मार्केट में सामान है वो बहुत कम है, लेकिन डिमांड उसका उतना ही है। इसके वजह से क्या हुआ, जो भी आइटम है उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। और जब भी हाई हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट सारे कमोडिटीज पर देखने को मिलती है।
तो वही फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स, इसके वजह से क्या हुआ है कि दुनिया में जो भी कंट्रीज हैं वो बहुत ही बुरे तरीके से जूझ रही। तो इसके वजह से भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है जापान की इकोनॉमी पे, जिसकी वजह से जापान में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, फूड जो है वो भी बहुत ज्यादा क्या है, कॉस्टलियर हो गया है। सेकेंड नंबर पे बात करें तो वो है पॉलिटिकल इशू। पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी के कारण जो भी डिसीजन है, जो भी इकोनॉमिक लेवल का डिसीजन बना है, उसका कंटिन्यूएशन नहीं हो पा रहा है। जब से शिंजो आबे की हत्या हो गई तब से पॉलिटिकल जो सिचुएशन है जापान का कुछ ठीक नहीं है। अभी तक 3 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं जापान में। थर्ड नंबर पे बात करें तो वो है एजिंग पॉपुलेशन। एजिंग पॉपुलेशन की वजह से क्या हुआ है कि जो जापान का गवर्नमेंट है उसका जो फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इस फिजिकल डेफिसिट के बढ़ने की वजह से जो जापान है उसका डेट टू जीडीपी जो रेशियो है वो लगभग 226% हो गया है, जो सबसे ज्यादा है डेवलप्ड कंट्रीज में अगर देखा जाए तो। और ये सोशल सिक्योरिटी होता क्या है? सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो भी रिटायरिंग लोग हैं, जो भी रिटायरिंग पॉपुलेशन है, उसका देख रेख कौन करता है? यहाँ पे जापान का गवर्नमेंट। उनका हेल्थ, उनका फूड, उनका पेंशन, उनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है वो कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ जापान। और इसके वजह से क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ जापान का जो बर्डन है वो ईयर बाय ईयर बढ़े जा रहा है। वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, काम करने वाले कम है, खाने वाले ज्यादा है। इसकी वजह से क्या है कि जापान में बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया। और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो जापान का जो स्टॉक मार्केट है वो आराम से क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। अगर आप पिछले 10 साल में देखो तो जापान के साथ क्या हुआ? जापान का जो करेंसी है येन, वो क्या किया है? डिप्रिसिएट किया है। और डिप्रिसिएशन के वजह से क्या हुआ है? जापान में जो भी कंपनीज, जो भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हैं, उनके लिए जो भी ये प्रोडक्ट है वो सस्ता हो गया है इंटरनेशनल मार्केट में। जब भी आप किसी भी सामान को इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हो और आपके यहाँ की जो करेंसी है क्या हो जाती है? डिप्रिसिएट कर जाती है डॉलर के अपेक्षा में, तो क्या होता है? आपका जो भी आइटम होता है इंटरनेशनल मार्केट में वो सस्ता हो जाता है। तो जब भी आपका आइटम इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता होगा मतलब क्या होगा? ज्यादा बिकेगा। तो जो भी एक्सपोर्टिंग कंपनीज है जापान की, उनकी जो भी प्रोडक्ट है उसका डिमांड दुनिया में ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ये लोग बेच पा रहे हैं। बट दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जो भी इनके यहाँ सामान आ रहा है वो ज्यादा कॉस्टलियर हो गया है, और इसके कॉस्ट के कारण जो भी जापान के लोग हैं उनके लिए बर्डन बढ़ गया है। और यही रीजन है कि जो स्टॉक मार्केट में खास करके जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज है वहां पे दुनिया के जितने सारे इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा खासा पैसा यहाँ से बना पा रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट उनको मिल जा रहा है। यहाँ तक कि जो वॉरेन बफेट है उनका भी बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो जापान के स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। और वहीं अगर एमएसएमई की बात करें, जो भी स्मॉल मीडियम साइज इंटरप्राइजेस है, उनका क्या है? उनका हालत खराब है। तो जापान में जो भी एमएसएमई है वो खास करके जो भी डोमेस्टिक डिमांड है उसी के लिए ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके लिए क्या हुआ है कि इनका जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा कॉस्टलियर हो गया है, क्योंकि जो भी इनका रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ से मंगाते हैं? ये लोग अदर कंट्री से मंगाते हैं। तो जब भी आपका करेंसी जो है डिप्रेसिएट करता है तो आपका जो भी इंपोर्ट होता है वो क्या हो जाता है? कॉस्टलियर हो जाता है। और यही रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी आइटम्स है, जो भी कमोडिटीज है, उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है, जो कि आम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के कारण क्या कर रहे हैं? दे आर टर्निंग टुवर्ड्स सेक्स इंडस्ट्री। जो भी मेल वुमेन है वो लोग क्या कर रहे हैं? सेक्स इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो जो प्रोस्टिट्यूशन है वो जापान में इलीगल है। 6 महीने का जेल और लगभग 10,000 येन तक आपको फाइन देना होता है। इसके बावजूद भी सेक्स इंडस्ट्री यहाँ पे क्या कर रही है? बूम कर रही है। देखो दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे क्या पाया जाता है? मोरालिटी पुलिस। मोरालिटी पुलिस कहने का तात्पर्य यह है कि वो क्या करती है कि जो भी वहाँ का ट्रेडिशन कल्चर है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करती है, और जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं उसको क्या करती है? दंडित करती है, पनिश करती है। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ईरान। और इसी तरह जापान में भी क्या था? मोरालिटी पुलिस था। बट पिछले कुछ सालों में देखोगे तो पाओगे कि जो भी मोरालिटी पुलिस का एग्जिस्टेंस था जापान में, वो धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म हो गया। और इसके वजह से कोई भी यहाँ पे रोक नहीं है, और रोक नहीं होने की वजह से दे आर टर्निंग टुवर्ड्स द सेक्स इंडस्ट्री। एंड फाइनल क्वेश्चन ये है कि क्या जापान अपने ट्रैक पे आ सकता है या नहीं? देखो जापान को आने में बहुत ज्यादा समस्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है उसका वर्किंग पॉपुलेशन। क्योंकि जो भी चीप लेबर थे जो चाइना से इनके यहाँ आते थे, आज के दिन में अगर आप देखो तो चाइना में क्या है? शॉर्टेज होने लगा, उनका भी जो पॉपुलेशन है श्रिंक करने लगा है, वर्किंग पॉपुलेशन वहां पे भी घट रहा है। इसलिए जो भी चाइना से लोग आते थे वो जो चीप लेबर था वो आना बंद कर दिया। वो जो चाइनीज कंपनीज है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पे काम कर रहे हैं। इसी की वजह से जापान में जो चीप लेबर का अवेलेबिलिटी था वो खत्म हो गया। और सेकेंड नंबर पर अगर बात करें तो जो भी यहाँ का पॉपुलेशन है, खास करके जो स्किल्ड वर्क फोर्स है, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? यहाँ से माइग्रेट कर रहा है टू द
यूरोपियन कंट्रीज, ये रीजन है। और दूसरी तरफ चाइना भी अपने आप में रीजन है। और ये रीजन क्यों है? क्योंकि जो भी साउथ चाइना सी है वहां पे जापान और चाइना के बीच में जो भी टसल्स है, इसके कारण क्या हुआ है कि जापान का जो भी ट्रेड था चाइना के साथ, उसको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। क्योंकि चाइना ने क्या किया है कि जो भी जापान का प्रोडक्ट था जो चाइना में जाता था, उस पर इन्होंने टैरिफ बढ़ा रखा है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा कॉस्टलियर हो गया है। इसी के वजह से जो जापान है वो धीरे धीरे स्लो डाउन में जा रहा है। बट अगर ग्लोबल लेवल पर देखा जाए, अगर वॉर इंड्स हो जाते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो जापान है वो फिर से क्या करे, बाउंस बैक करे। और इंडिया और जापान का जो रिलेशन है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में हमारे पास बहुत ज्यादा वर्कर्स है। तो आने वाले समय में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा जो इंडियंस है वो जापान की इंडस्ट्रीज में काम करने जा सकते हैं। तो आई होप ये जो पूरा वीडियो है आपको समझ में आया होगा। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।